हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन किडनी फंक्शन। इससे पहले हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक तरह से बेसिक रूप से अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी का क्या फंक्शन है, इसके अलावा किडनी की किस प्रकार से आकृति है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा आदि के बारे में हमने थोड़ी बेसिक जानकारी ली थी। आज हम देखेंगे ह्यूमन किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी के क्या क्या कार्य हैं। हम ओनली सिर्फ थोड़ा सी देखेंगे, उसके बाद बेसिक, इसके बाद थोड़ा हम डायग्रामेटिक देखेंगे। देखो, पहला कार्य की अगर अपन बात करें ह्यूमन किडनी फंक्शन की, तो पहला कार्य है रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड, यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी के दौरान जो यूरिया और एक क्रिएटिनिन बनता है उसको रिमूव करने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि चरस गांजा वगैरह, अल्कोहल वगैरह। ड्रग्स का मतलब है यानी कि जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी ड्रग्स का मतलब होता है। जैसे कि हमने कोई मेडिसिन ली, पैरासीटामोल ली, या फिर किसी भी प्रकार की कोई टैबलेट लेते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से ड्रग्स होती है। इन सब को भी रिमूव करने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा समझें कि जैसे कि अगर हम कोई भी टैबलेट लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो सीधे कहाँ जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है तो उसका वहाँ पर किस प्रकार से प्रोसेस होता है थोड़ा समझे। जैसे कि ये हमारा स्टमक है, स्टमक में जैसे ही कोई मेडिसिन जाती है, वो मेडिसिन कहाँ जाती है? यहाँ पर एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है। ठीक है। अब होता क्या, जैसे ही ये मेडिसिन यहाँ पे आती है तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो ब्लड कौन सा रहता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के माध्यम से ये मेडिसिन कहाँ जाती है? लीवर में जाती है। और किसके थ्रू जाती है? ये हिपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से किस में जाती है? ये लीवर में चली जाती है। क्या? ये ड्रग्स। ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पर जाती है, ये ड्रग्स का या तो जो हिपेटोसाइट जो सेल होती है, हिपेटिक सेल जो होती है, या तो इसे एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है, सॉरी, या तो हिपेटिक सेल जो होती है इसे हिपेटिक सेल इसे डायरेक्ट या तो बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो होता है उसमें डाल देती है, जिससे कि वो यहाँ के माध्यम से एनएच के दौरान निष्कासित हो जाता है। या फिर क्या करती है हिपेटिक सेल, इसे जो हिपेटिक वेन होती है उसके माध्यम से कहाँ डालती है? किडनी में। ये हिपेटिक वेन है, यहाँ से ये ड्रग्स यहाँ होता हुआ जितनी भी जो भी सेल डैमेज होती है या फिर जो सेल बीमार होती है, एक तरह से जिसे अपन कह सकते हैं कि एक तरह से संक्रमित जो भी सेल होती है, जिसे जिस चीज़ इसकी ज़रूरत होती है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और बचा हुआ जो ड्रग्स होता है उसे किडनी के माध्यम से हिपेटिक वेन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी फंक्शंस, जिसमें रेगुलेटरी फंक्शन कितने हैं? 3 हैं। पहले फंक्शन की बात करें रेगुलेशन या फिर रेगुलेट्स आयनिक कंसनट्रेट्स इन ब्लड, यानी कि जितने भी आयनिक्स हैं, पोटेशियम वगैरह जितने भी आयन हैं, उन सब का मेंटेन करने का कार्य कौन करती है? किडनी करती है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम देखें रेगुलेट्स वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जल की मात्रा का भी नियमन कौन रखती है? किडनी रखती है। तीसरा हम देखें, तीसरा रेगुलेट्स पीएच ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के पीएच का भी मेंटेनेशन कौन रखती है? किडनी रखती है। इसको थोड़ा डायग्राम से समझे इस चीज़ को हम। जैसे कि ये किडनी है, ये किडनी है। ठीक है। ये रीनल वेन है। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। देखो, ये रीनल आर्टरी है, सॉरी रीनल वेन बोला था, लेकिन रीनल आर्टरी है, जिसके माध्यम से क्या होगा? ये एक आर्टरी है जिसके माध्यम से क्या होगा? अगर हम जैसे पहली इस चीज़ को हम देखें कि रेगुलेशन आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने भोजन के साथ अधिक
सॉल्ट ले लिया या फिर नमक की मात्रा खा ली है, तो वो जैसे ही फ्लूइड यहाँ पे आता है या फिर पोटेशियम आयन जब अपनी बॉडी में अधिक होता है तो किडनी क्या करती है, इसे रिमूव करने का कार्य करती है। इस प्रकार से इनके कंसंट्रेट की मात्रा को बनाए रखती है कौन, किडनी। उसी प्रकार हम वाटर की बात करें, जैसे कि हम अधिक मात्रा में वाटर पीते हैं तो अधिक मात्रा में सुसु आता है या टॉयलेट का निष्कासन होता है, ठीक है। अधिक मात्रा में होने पर, अधिक पानी पिएंगे तो बार बार टॉयलेट आएगा, तो उस अधिक मात्रा के पानी को किडनी क्या करती है, निष्कासित करती है, यहाँ से एब्जॉर्ब करती है और उसे यूरिन के माध्यम से बाहर निष्कासित करती है। इस प्रकार से अधिक पानी की मात्रा को भी नियमन करती है, क्योंकि अधिक मात्रा हमने एब्जॉर्ब ली है, उसे किडनी क्या करती है, उस अधिक मात्रा को एब्जॉर्ब करके, यानी कि वहाँ से हमारी जो ऑर्गन है वहाँ से निकाल कर यूरिन के माध्यम से बाहर निष्कासित करने का कार्य करती है। इसी प्रकार अगर हम रेगुलेट्स ऑफ पीएच ऑफ ब्लड्स की बात करें, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो इसमें होता क्या, कभी कभार हमारी बॉडी में जैसे कि H+ आयन चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड एसिडिक होना लगता है। इसी कंडीशन में किडनी क्या करती है, जो H+ आयन है उसे बाहर रिमूव करने का कार्य करती है। ये H+ आयन है, इसे बाहर निष्कासित करने का कार्य करती है। इस प्रकार रेगुलेटरी फंक्शन में किडनी एक अहम रोल निभाती है, जिसमें आयन की कंसनट्रेट, ब्लड वाटर की कंसनट्रेट और अपने हमारे पीएच का मेंटेनेंस बनाए रखती है, ठीक। नेक्स्ट हम देखें एंडोक्राइन एक्टिविटी की बात करें कि रिलीज ऑफ कि एंडोक्राइन, हमारी जो किडनी है एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिसके माध्यम से कई हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन था इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये चीज़ हमने जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था उसमें भी देखी थी कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारी बोन मैरो है उसे एक्ट करता है और बोन मैरो के माध्यम से क्या होता है, हमारे आरबीसी के मैच्योरेशन में बहुत ही मदद करता है। यानी कि इरिथ्रोपोइटिन एक तरह से हमारे आरबीसी मैच्योरेशन में हेल्पफुल होता है। अब आगे हम देखेंगे, अब इसके आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कि नेफ्रॉन है क्या, क्योंकि वो चीज़ हमने देखी थी, इसे ये चीज़ हमने किडनी की जो किडनी के फंक्शन है वो ये चीज़ हमने किडनी के फंक्शन में देखे थे क्या क्या इसके कार्य हैं। अब हम देखेंगे कि नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, हमारी किडनी की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। 1 मिलियन नेफ्रॉन, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें हमारी किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रति पर किडनी, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। तो दोनों किडनी की बात करें तो 20 लाख नेफ्रॉन हमारी किडनी में पाए जाते हैं। अब हम आगे देखें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, हमारे नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरह से एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। हम जिसे एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ मान सकते हैं, एक तरह से मान सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। और वैसे कि हम देखें टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं जो हमने यहाँ दर्शा रखे हैं टिश्यू। एक तो है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, चौथा मस्कुलर और 1, 2, 3 और चौथा है न्यूरॉन्स टिश्यू, ठीक है। और ये नेफ्रॉन जो होता है मुख्यतया एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू, अगर हमने टिश्यू को क्लासीफाइज करें तो हम सबसे पहले एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू की अगर हम सेल इस प्रकार से बनी हुई होती है तो इसे अपन बोलते हैं स्क्वामस सेल एपिथेलियम, ठीक है। यही एपिथेलियल सेल इस टिश्यू इस प्रकार से होती है, इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ये इस प्रकार से संरचनानुमा हो तो इसे कोल्यूमिनर, और ये क्यूबॉइड संरचना होती है, इस पर एक प्रोटीन के रेशे होते हैं जिसे अपन बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। उसी प्रकार ये एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, जिसे माइक्रोविलाई या फिर ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई एपिथेलियम जिसे कहते हैं। अब हम नेफ्रॉन्स के पार्ट की बात करें तो इसके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे मुख्यतः, एक तो ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूबुल्स। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस को हम आगे देखेंगे
और इसके अलावा इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। रेनल ट्यूबल्स की बात करें तो इसके कितने पार्ट होते हैं। एक तो बोमन्स कैप्सूल होता है, देखने को मिलेगा आपको। एक तो पीसीटी, दूसरा डीसीटी और चौथा हेनले लूप। ठीक है, अब रीनल ट्यूबल्स के बारे में देखें। ये सब हम नेफ्रॉन के बारे में देख रहे हैं। देखो, इसका पहला पार्ट होता है एक बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल एक तरह कटोरे जैसी संरचना होती है। एक जैसे कि ये एक संरचना होती है, जैसे कि गुब्बारा होता है, जैसे कि ये गुब्बारा है। तो उस गुब्बारे को जब अपन पुश करेंगे अपने हाथ से तो गुब्बारा कैसे होता है, ऐसे बैठ जाता है। तो इस प्रकार का संरचना होती है। ये एक तरह से हमारा जिसे अपन बोलते हैं बोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, फिर यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनता है। ये तो बोमन कैप्सूल हो गया। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, जो कि पास में होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसे अपन पीसीटी कहते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है। ठीक है, और यहीं पर एक यू आकार की संरचना होती है, जिसे अपन हेनलेस लूप कहते हैं। ठीक है, फिर आगे स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ ये वापस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। जैसे कि ये बोमन्स कैप्सूल होता है, तो यहाँ पर जो टिश्यू बना होता है, क्योंकि हमने टिश्यू यहाँ देखा था कि ये कौन सा टिश्यू है, स्क्वामस सेल वाला। तो बोमन कैप्सूल होता है, तो यहाँ पर कौन सी सेल होती है एपिथेलियम की, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, यानी कि जो पीसीटी होता है, तो उसमें भी टिश्यू होता है, जिसे अपन बोलते हैं ये ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमने देखा था। लेकिन ब्रश बॉर्डर होता है, ये कौन सी संरचना को होता है, क्यूबॉइड वाला होता है। यानी कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइड सेल होती है यहाँ पर, किसकी, एपिथेलियम की। ठीक है, और फिर ये जो पार्ट होता है जिससे जो भी फिल्ट्रेशन होगा वो कहलाएगा डिसेंडिंग, और ऊपर चढ़ने वाला कहलाएगा असेंडिंग कहलाएगा। यहाँ पर भी इस प्रकार की जो सेल होती है उसे अपन कुछ स्क्वामस कहते हैं, जो कि स्क्वामस एपिथेलियम वाली सेल होती है। यहाँ पर कौन सी सेल होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये यू लाइक यू शेप वाले जो स्ट्रक्चर होता है इसे हेनलेस लूप कहते हैं, और ये असेंडिंग पार्ट होता है, ये चढ़ने वाला पार्ट असेंडिंग होता है। ठीक है, और ये दूरस्थ वापस कुंडली संरचना होती है, जिसे अपन बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, जो कि एक सिंपल क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू का बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने किस में देखी है, एक नेफ्रॉन के टिश्यू की बात करी हमने। तो सबसे पहले हमने देखा बोमन्स कैप्सूल होता है, एक संरचना होती है जो स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। पीसीटी की अपन बात करें तो क्यूबॉइड सेल होती है, लेकिन ब्रश बॉर्डर होती है, यानी कि क्यूबॉइड तो होता है, ये क्यूबॉइड होता है, लेकिन कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर। ठीक, और इसके अलावा जो डिसेंडिंग जो पार्ट होता है, नीचे होके जाना, जो कि स्क्वामस सेल का बना होता है, और असेंडिंग में कोई एपिथेलियम टिश्यू नहीं होता है, हेनलेस में नहीं होता है। फिर डीसीटी जो पार्ट होता है, इसमें भी एक सिंपल टिश्यू होता है, जिसे अपन बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइड टिश्यू या सेल। ठीक, नेक्स्ट आगे हम देखें, इसमें हम देखेंगे पोजीशंस ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी के बारे में अगर थोड़ा बहुत और देखें हम यहाँ पे, तो जैसे कि किडनी की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें तो ये वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और ये मेडुला होता है। और ये जो ट्यूब होती है, देखो ये ट्यूब छोटी वाली ट्यूब होती है, जिसे अपन बोलते हैं मेडुलरी, ये तो अपने हो गए एक तरह से मेडुला पार्ट, लेकिन इन जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे अपन बोलते हैं कोल्यूमनल ऑफ बर्टन, या फिर रीनल कोल्यूमन, जिसे अपन बोलते हैं रीनल ऑफ
या फिर रीनल कोल्यूमिनल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं, ये छोटे ट्यूब होती है इसे माइनर कैलिक्स बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं मेजर कैलिक्स। और ये जो पार्ट होता है पेल्विक्स होता है, जिसे अपन पेल्विक्स जिसे अपन बोलते हैं। और ये ट्यूब मिलकर एक तरह से एक बनाती है जिसे अपन बोलते हैं यूरिथ्रा, सॉरी जिसे अपन बोलेंगे यूरेटर्स, जो कि एक तरह से यूरेटर्स का निर्माण करती है, ठीक। ये किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पोजीशंस ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। जैसे कि एक ये किडनी है और एक ये रेनल आर्टरी आ रही है, किडनी है और यहाँ से क्या आ रही है, एक रीनल आर्टरी आ रही है। और रीनल आर्टरी की अपन बात करें तो आर्टरी से सिर्फ क्या रिमूव होगा, एक तो यूरिया रिमूव होगा, और दूसरा जो किडनी है, जो किडनी सेल है, किडनी की जो सेल है वहाँ ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। आर्टरी जाती है तो आर्टरी के माध्यम से ब्लड जाता है, और ब्लड में एक तरह से एक तो जो रीनल आर्टरी है वहाँ वो यूरिया का निष्कासन और साथ ही जो किडनी सेल होती है उसे ऑक्सीजन देने का कार्य करती है, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी जो रीनल कोल्यूमन जो बने हुए थे, इस प्रकार जो बर्टनी बनी हुई थी वहाँ के कई सारे ब्रांच में विभाजित हो जाती है। जैसे कि रीनल आर्टरी आ जाती है तो इस प्रकार ये विभाजित हो जाती है, इस प्रकार ये विभाजित होकर इस प्रकार कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब रीनल आर्टरी जो होती है ये कई ब्रांचों में विभाजित हो जाती है। तो अब यहाँ चीज़ एक ये देखेंगे कि जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है ये वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में सिर्फ हमें देखने को मिलेगा एक तो बोमन संपुट, पीसीटी और डीसीटी। केवल मेडुला में सिर्फ हमें हेनले लूप ही अंदर दिखाई देता है। जैसे कि ये किडनी है, ये मेडुला पार्ट है और ये कॉर्टेक्स है। तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन होगा इस प्रकार से रहते हैं, नेफ्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट में सिर्फ कॉर्टेक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, बोमन संपुट, पीसीटी, डीसीटी। ओनली मेडुला में क्या दिखाई देगा अपन को, हेनलेज लूप दिखाई देता है, ठीक। ये उसी प्रकार स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे कि ये बोमन संपुट है या फिर ग्लोमेरुल जिसे अपन बोलते हैं, आगे हम समझेंगे इस चीज़ को। ये पीसीटी है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और हेनले लूप और डीसीटी है, ठीक। ये क्या एक तरह से रीनल आर्टरी है, अभी ये रीनल आर्टरी में ही होती है ये, और कई सारी रेखाओं में विभाजित होती है। और रीनल आर्टरी यहाँ से ये ब्लड लेके आती है और इसमें जो अपना बोमन संपुट होता है इसमें ब्लड डालती है, और फिर इसमें ब्लड देने के बाद यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो रीनल आर्टरी यहाँ से निकलने के बाद रीनल वेन कहलाती है, और फिर इसके बाद पूरे नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। ये इस प्रकार से नेफ्रॉन किडनी के अंदर व्यवस्थित रहता है। यहाँ इस चीज़ को हम यहाँ समझें, जैसे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था, ये पीसीटी था, ये डीसीटी वाला पार्ट है। तो जैसे कि अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये नेफ्रॉन है और ये एक तरह से किडनी वाला पार्ट एक तरह से है, तो ये एक तरह से रीनल आर्टरी यहाँ से गई है, तो रीनल आर्टरी ब्लड लेके यूँ निकल जाती है। तो इस वाले जो रीनल आर्टरी यहाँ जो ब्लड देती है तो इसे अपन बोलते हैं एफ्रेंट आर्ट्रियोल, और जो ब्लड लेके यहाँ से जाती है, जैसे कि यहाँ प्रेशर पड़ता है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा जिससे यूरिया या वाटर रिमूव होता है, ठीक है। और फिर
उसके बाद ये क्या करती है, ये जो रीनल आर्टरी होती है, यहाँ पर अभी आर्टरी है, ये क्या करती है, इसका दूसरा पार्ट होता है एफ्रेंट आर्ट्रियोल कहलाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, यानी कि पूरे जो नेफ्रॉन है उसको एक तरह से कवर करके ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। तब जाके इसे हम बाद में रीनल वेन कहते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक और डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन हमारी किडनी में व्यवस्थित है, और रीनल आर्टरी आती है, ये रीनल आर्टरी होती है जिसका, जैसे कि रीनल आर्टरी ये है, कई सारे विभाजित हो जाती है और कई सारे नेफ्रॉन को ब्लड देने का, सप्लाई करने का कार्य करती है। रीनल आर्टरी ये यहाँ होके जाती है, तो जिसे अपन बोलते हैं एफ्रेंट आर्ट्रियोल, जो कि ये यूँ जाती है, तो यहाँ से ब्लड जाता है, ब्लड का प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये रीनल आर्टरी का ये दूसरा पार्ट जो भाग होता है, इसे अपन बोलते हैं एफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये इसका अधिक व्यास होता है, इसका कम व्यास होता है, यानी कि ये चौड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ अधिक ब्लड जाता है और ये कम मात्रा में ब्लड निकलता है, क्योंकि अधिक प्रेशर पड़ेगा तो फिल्ट्रेशन होगा। अब ये एफ्रेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, इसे ऑक्सीजन देने का काम भूल जाती है इसी बीच, तो एक तरह से एक पूरी स्ट्रक्चर बना के यो इस प्रकार की कई शाखाओं में विभाजित होकर एफ्रेंट आर्ट्रियोल इस नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। तो इसकी एक बड़ी शाखा बन जाती है, जिसे अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इस प्रकार एक ब्रांच में विभाजित, एक ब्रांच में मिलकर फिर आगे कहाँ चली जाती है, हार्ट के पास, जिसे अपन बोलते हैं रीनल वेन, ठीक। इस प्रकार से नेफ्रॉन को जो रीनल आर्टरी होती है ब्लड की सप्लाई करती है, और इसके साथ ही जो यूरिया है उसको रिमूव करने का कार्य करेगी, साथ ही किडनी नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। इस जिसे देखो ये एक तरह से कवर करती है, जिसे अपन बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि एक इसके चारों तरफ एक संरचना बना लेती है। इसके साथ ही इसे अपन एक संरचना तैयार, जिसे अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का मतलब होता है यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज विच अराउंड लूप ऑफ हेनले, यानी कि वासा रेक्टा यानी कि जो पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है, जो वो हेनले लूप को कवर की हुई होती है, यानी कि चारों तरफ की संरचना बने रहती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।